अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हमने आज टेनेंसी एक्ट जो है वो सेक्शन 35 से स्टार्ट करना है, ठीक है? लेक्चर 5 है हमारा। सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ यहाँ पे कि एक बच्चे का मैसेज आया मुझे कि आप डेली बेस पे जो है वो लेक्चर अपलोड क्यों नहीं करती, ठीक है? उसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोग मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते आगे से, ठीक है? जब तक मुझे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं आएगा मैं काम नहीं करवाऊँगी, ठीक है? और ये आप मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के रिस्पॉन्स ना आने की वजह से मैं आगे पढ़ाना ही छोड़ दूँ, ठीक है? यही वाला एक्ट मीन कि आपको कंप्लीट ही ना करवाऊँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने डेली बेस पे क्लास लेनी है या नहीं लेनी। जब आपका काम बनता है कि जब आपने लेक्चर लिया है, आपने काम किया है, तो आप मुझे बताएँ भी सही, ठीक है? कि हमने ये चीज़ कर ली है। देन ताकि टीचर को पता हो कि एक बच्चा है वो रेगुलर बेस पे ये काम कर रहा है, तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं डेली उसको लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करूँ। जब आगे से आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं भी आपको लेज़ीनेस दिखाऊँगी। मुझसे काम आप लोगों ने खुद निकलवाना है, ठीक है? तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद हमने आज स्टार्ट करना है सेक्शन 35 से। सेक्शन 35 जो है यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है रिलिंक्विशमेंट, अबंडन और इजेक्टमेंट, ठीक है? ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ से पढ़नी स्टार्ट करनी है। जिस सेक्शन से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा होगा उसके बारे में पहले ही बता दूँगी ताकि आपको याद रहे कि इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिलिंक्विशमेंट अब पढ़ रहे हैं। रिलिंक्विशमेंट जो है वो सेक्शन 35 से स्टार्ट होती है, ठीक है? अच्छा, अब सेक्शन 35 के अंदर क्या बात की गई है? सिंपल। सेक्शन 35 में सबसे पहले आप ये समझ लें कि रिलिंक्विशमेंट होती क्या है, ठीक है? रिलिंक्विशमेंट वो होती है कि जब कोई किसान है वो ज़मीन को छोड़कर जाना चाहता है, ठीक है? टेनेंसी जो है वो ख़त्म करना चाहता है या टेनेंसी का जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया है, उसका टाइम एंड होने वाला है, ठीक है? उसको हम कहेंगे रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट में आपने सिंपल याद रखना है कि कोई किसान जब ज़मीन को छोड़ के जाना चाहता है, वो टेनेंसी को ख़त्म करना चाहता है, तो उसको हम कहते हैं रिलिंक्विशमेंट, ठीक है? ये वाला पार्ट आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 35 से। सेक्शन 35 में बात की गई है रिलिंक्विशमेंट बाय टेनेंट फॉर फिक्स्ड पीरियड, ठीक है? अब फिक्स्ड टाइम है, ठीक है? उसकी रिलिंक्विशमेंट किस तरह से होगी टेनेंट की? अब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, कोई कोर्ट की तरफ से डिक्री आई है, कोई ऑर्डर आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट है, ठीक है? उन दोनों के दरमियान क्या हुआ है कि 5 साल का एग्रीमेंट हुआ हुआ था। उन दोनों के दरमियान क्या हुआ? 5 साल का एग्रीमेंट हुआ हुआ था, ठीक है? अब क्या हुआ है कि उस एग्रीमेंट का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया, ठीक है? 5 साल ख़त्म हो गए। तो खुद ब खुद ये रिलिंक्विशमेंट हो जाएगी, ठीक है? वो जो टेनेंट होगा वो उस लैंड को छोड़ के चला जाएगा, उसकी जो टेनेंसी होगी वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे सेक्शन 35 में आपको ये सिंपल बात बताई गई है, ठीक है? कि अगर आपका फिक्स्ड पीरियड है, फिक्स्ड टाइम है, तो जैसे ही वो खत्म होगा, आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो टेनेंसी होगी वो रिलिंक्विश हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद सेक्शन 36 पे आ जाएँ। सेक्शन 36 में बात की गई है रिलिंक्विशमेंट बाय एनी अदर टेनेंट, ठीक है? एक टेनेंट तो वो था जिसका फिक्स पीरियड था, ठीक है? फिक्स पीरियड से मुराद ये कि उसका आपके साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ था, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था कि इतने साल के लिए उसने बैठना है। अब वो जैसे ही खत्म हुआ टाइम पीरियड तो क्या हुआ रिलिंक्विश हो गई टेनेंसी की, ठीक है? फिर सेक्शन 36 में वो कहता है कि टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, ठीक है? टाइम पीरियड फिक्स नहीं है या कोई और इश्यू है, उसके अलावा अगर कोई टेनेंट है, ठीक है? वो उसकी ज़मीन पर बैठा है, अब वो ज़मीन को छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है? मतलब लैंडलॉर्ड और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ और अली है, ठीक है? मैं आप ले लें कि मैं टेनेंट हूँ और वो लैंडलॉर्ड है, ठीक है? अली और मेरे दरमियान क्या हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ और मैं उसकी लैंड पे बैठी हूँ। लेकिन अब मैं उसकी लैंड छोड़ के जाना चाहती हूँ, ठीक है? मैं उसकी लैंड का रेंट पे करती हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, उसकी लैंड जो है उसको छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे उसके लिए लैंडलॉर्ड को नोटिस भेजना होगा, ठीक है? सबसे पहले क्या होगा, वो जो टेनेंट होगा वो लैंडलॉर्ड को नोटिस भेजेगा। उस नोटिस के अंदर वो अपनी सारी इंटेंशंस लिखेगा कि इस लैंड को वो क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक है? सारा रीज़न उसमें बताएगा। उसने वो जो नोटिस होगा वो 15 जनवरी से पहले-पहले सबमिट करवाना है। उसने वो नोटिस क्या करना है 15 जनवरी से पहले-पहले सबमिट करवाना है, ये भी आप साथ याद रख लीजिएगा, ठीक है? हाँ, अगर लैंडलॉर्ड को वो नोटिस नहीं दे रहा तो उसके अलावा वो रेवेन्यू ऑफिसर को भी नोटिस दे सकता है, ठीक है? अगर वो लैंडलॉर्ड को नोटिस नहीं दे रहा तो वो रेवेन्यू ऑफिसर को भी नोटिस दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि इफ डज़न्ट गिव नोटिस, इसमें अब वो तीसरे नंबर पे बात कर रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेनेंट है, ठीक है? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं टेनेंट हूँ और अली लैंडलॉर्ड है। अब मैंने क्या किया है, मैं एक ज़मीन है उसको छोड़ना चाहती थी, ठीक है? अली की ज़मीन को छोड़ना चाहती थी और मैंने अली को नोटिस नहीं भेजा और मैं ज़मीन छोड़ के चली गई हूँ, ठीक है? अब जो अली है उसको तो नहीं पता कि मारिया चली गई है, काम नहीं कर रही। अब उसकी ज़मीन से उसने रेंट तो लेना है।
अगर मैं उसको बता देती तो वो ज़मीन किसी तीसरे बंदे को ठेके पर दे देता, ठीक है? तो उससे रेंट वसूल करता रहता है। अब मेरे बताए बगैर जाने से उसका तो नुकसान हो रहा है। तो उसमें फिर ये कंडीशन आती है कि अगर आपने नोटिस नहीं दिया और आप बताए बगैर चले गए हैं लैंडलॉर्ड को, तो फिर आपने उस ज़मीन का रेंट अदा करना होगा। बेशक आप उस ज़मीन के ऊपर नहीं बैठे, लेकिन आप उसका रेंट अदा करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने ज़मीन छोड़ने से पहले उसको इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ सेक्शन 37 के ऊपर। सेक्शन 37 में बात की गई है रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ओनली ऑफ टेनेंसी, ठीक है? अब वो यहाँ पर कह रहा है 37 के अंदर कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेनेंट है, अब वो एक ज़मीन जो है ना उसको छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है? लेकिन वो क्या करना चाहता है, वो कहता है कि मैं इस ज़मीन का जो थोड़ा-सा हिस्सा है ना वो अपने पास रखूँ, बाकी हिस्सा छोड़ दूँ, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़मीन है, ठीक है, एक ज़मीन है। अब टेनेंट ने क्या किया है कि वो चाहता है कि मैं ना भई इतनी सी जो ज़मीन है ना, ये वाली ज़मीन, ये मैं लैंडलॉर्ड को वापस कर दूँ और ये वाली ज़मीन जो है, ये मैं खुद रख दूँ। तो 37 कहता है कि इस तरह से किसान जो है, ये जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो नहीं कर सकता अपनी मर्ज़ी से, जब तक उसको लैंडलॉर्ड इसकी परमिशन नहीं दे। अगर उसने ये करना है, तो उसके लिए उसे लैंडलॉर्ड की रज़ामंदी की ज़रूरत है। ठीक है? 37 में ये बात की है। अब 30 सेक्शन 35 से 37 तक हमने जो बात पढ़ी, वो रिलिंक्विशमेंट के बारे में थी। रिलिंक्विशमेंट का मतलब ये कि वो अगर कोई किसान खुद ज़मीन छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है? उसके बारे में। उसमें आपको मैंने 3 कंडीशंस बता दी हैं। नंबर 1 पे ये बताइए कि अगर फिक्स पीरियड है तो कैसे जा सकता है। नंबर फिर 36 में मैंने आपको बताया कि अगर फिक्स पीरियड नहीं है, कोई और किसी और तरीके से कोई और टेनेंट है, किसी और तरीके से लैंड पर बैठा है और आप वो जाना चाहते हैं, तो देन उसका क्या प्रोसीजर होगा। फिर उसके बाद 37 में मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेनेंट है और वो एक ज़मीन छोड़ना चाहता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट वो अपने पास रखना चाहता है। तो उसमें भी फिर वो नहीं इस तरह से वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है? जब तक लैंडलॉर्ड उसको नहीं कहेगा कि तुम हाँ, ये थोड़ी ज़मीन रख लो, बाकी वापस कर दो, तो वो नहीं। अगर लैंडलॉर्ड ने कहा है कि अगर तुम छोड़ना चाहते हो, तो पूरी लैंड छोड़ो, तो उसको ये करना पड़ेगा। क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहा है ना, तो वो थोड़ा-सा पार्ट अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है अबंडनमेंट। अबंडनमेंट का मतलब होता है टेनेंसी खत्म हो जाना, कि आपकी टेनेंसी जो है वो कब खत्म होगी, ठीक है? अब हमने यहाँ से ये स्टार्ट करना है। ठीक है? टेनेंसी किस तरह से खत्म होती है? सबसे पहले सेक्शन 38 है। सेक्शन 38 में बात की गई है अबंडनमेंट ऑफ टेनेंसी बाय ऑक्यूपेंसी टेनेंट। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें बताऊँगी। एक टेनेंट है, उसकी एक ज़मीन के ऊपर ऑक्यूपेंसी है, अब उसकी अबंडनमेंट का वक़्त आ गया, उसकी टेनेंसी की जो अबंडनमेंट है वो किस तरह से होगी? नंबर 1 नंबर 1 पे ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और उसने उस ज़मीन के ऊपर कल्टीवेशन नहीं की, ठीक है? 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, उसने क्या किया है, उस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन नहीं की, उस लैंड के ऊपर कोई काश्तकारी नहीं की, तो उस सूरत में भी उसकी जो टेनेंसी है वो ख़त्म हो सकती है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है कि उसने क्या किया है, जो रेंट था वो उसको पे नहीं कर रहा, ठीक है? उसने अगर रेंट पे नहीं किया, रेंट पे करने में वो नाकाम हो गया, तो उस सूरत में भी उसकी जो टेनेंसी होगी वो ख़त्म हो सकती है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आ जाती है। नंबर 3 में ये आ जाती है कि ऑक्यूपेंसी शैल एक्सटिंग्विश एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है? यहाँ पर एग्रीकल्चर ईयर की बात हो रही है। एग्रीकल्चर ईयर जब खत्म होता है तो उस वक़्त भी आप उसकी टेनेंसी जो है उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे ही आपका एग्रीकल्चर ईयर खत्म होगा, आप क्या कर सकते हैं, टेनेंसी को भी खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 38 में बताया गया है कि कोई भी टेनेंसी है उसकी अबंडनमेंट किस तरह से होगी? तो सिंपल मैंने आपको बता दिया 3 तरीकों से होगी, ठीक है? ईज़ी वर्डिंग में इस वज़ह से लिखती हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ नहीं हो। तो यहाँ पे नंबर 1 में सिंपल बताया कि अगर उसने उसको 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया, उसने कल्टीवेशन नहीं की, आप साथ मेंशन कर लीजिएगा। 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया, उसने कल्टीवेशन नहीं की, तो उस सूरत में भी ख़त्म हो सकती है। उसने रेंट पे नहीं किया, उस सूरत में भी ख़त्म हो सकती है। और नंबर 3 जो है कि आपका एग्रीकल्चर ईयर जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है? एंड हो गया उसका, तो उसके एंड पे भी आप क्या कर सकते हैं, उसका जो टेनेंसी को अबैंडनमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाए सेक्शन 39 के ऊपर। सेक्शन 39 में बात की गई है ग्राउंड ऑफ इजेक्टमेंट। अब आपकी बात आ जाती है इजेक्टमेंट की, ठीक है? अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि इजेक्टमेंट होता क्या है? मैंने आपको कहा हमने 3 पार्ट को डिस्कस करना है, ठीक है? 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा किसान खुद ज़मीन छोड़ के जाना चाहता है। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि उसकी टेनेंसी अगर किसी भी किसान की टेनेंसी जो है वो किस तरह से ख़त्म हो सकती है, किसी टेनेंट की टेनेंसी जो है वो किस वक़्त ख़त्म होगी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद सेक्शन 39 जो है वहाँ से आपकी स्टार्ट होती है इजेक्टमेंट। इजेक्टमेंट क्या होता है? इजेक्टमेंट का मतलब ये होता है कि लैंडलॉर्ड जो है वो किसान को ज़मीन से निकालना चाहता है, ठीक है?
लैंडलॉर्ड है, जो जमीन का मालिक है, उसने जिस बंदे को जमीन ठेके पे दी हुई है, जो टेनिट है जिसको उसने जमीन दी हुई है, वो उस बंदे को इजेक्ट करना चाहता है, उस बंदे को जमीन से निकालना चाहता है, उसको हम कहेंगे इजेक्टमेंट। लेकिन फिर यहाँ पर एक बात भी आ जाती है, आप इसको भी यहीं पर समझ लें कि अगर एक लैंडलॉर्ड है, उसने किसी टेनिट को इजेक्ट करना है जमीन से, लैंड से, ठीक है, उसकी टेनेंसी खत्म करना चाहता है वो, तो उसके पास उसके लिए वैलिड रीजन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि वो किसी छोटी सी बात पे आके कह दे कि भाई नहीं, किसान को या जो टेनेंट होगा, जो किराएदार होगा, उसको कहे कि भाई तुम मेरी जमीन छोड़ के जाओ, मैं तुम्हें इजेक्ट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने किसी टेनेंट को इजेक्ट करना है तो उसके लिए उसके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपल याद रखना है कि इजेक्टमेंट हम किसको कहते हैं। इजेक्टमेंट हम कहते हैं कि जब जो लैंडलॉर्ड है वो खुद किसान को, जो किसान हो गया या जो टेनेंट हो गया, उसको क्या करना चाहता है, जमीन से खुद निकालना चाहता है, इजेक्ट करना चाहता है, उसको हम कहते हैं इजेक्टमेंट। ठीक है। अब सेक्शन 39 है। सेक्शन 39 में सबसे पहले तो अब बताया गया है कि ग्राउंड ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट, कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है उसको किस किस तरीके से इजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें भी आपको 3 वेज बताऊंगी। नंबर वन ये कि फॉर एग्जाम्पल एक एहसान है, एक किरायादार है, किरायादार भी हो सकता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, वो भी रेंट पे देते हैं हम आगे। ठीक है, तो उसको भी आप एज एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। अब क्या हुआ है कि एक लैंडलॉर्ड है, उसने अपनी जो लैंड थी वो टेनेंट को दी हुई है। अब उसका वो जो टेनेंट था ना, वो उसकी जो लैंड है उसको अनफिट पर्पज के लिए यूज, अनफिट पर्पज मतलब कि किसी इलीगल काम के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, उस लैंड के ऊपर कोई इलीगल काम हो रहा है और लैंडलॉर्ड को पता चल गया है, तो इस सूरत में भी वो क्या कर सकता है, टेनिट को इजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 39 में आपको वो 3 कंडीशंस बताई गई हैं, वो सूरतें बताई गई हैं जिस सूरत में आप टेनिट को इजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 39 में कहता है नंबर वन पे उसने कहा कि अगर तो जो टेनिट है वो आपकी लैंड को किसी अनफिट पर्पज के लिए यूज कर रहा है, इट मीन के किसी इलीगल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, कोई इलीगल काम हो रहा है उसकी लैंड के ऊपर, ठीक है, लैंडलॉर्ड की लैंड के ऊपर, तो उस सूरत में भी आप क्या कर सकते हैं, उसको इजेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 ये हो सकता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि हमने तुमने ये वाली फसल काश्त करनी है, लेकिन उसने क्या किया, उस फसल के अलावा वो कोई और फसल काश्त करने लग गया, तो उस सूरत में भी इजेक्टमेंट हो सकती है। एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। नंबर 2 में फॉर एग्जाम्पल जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड है, उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ कि तुम मेरी जमीन के ऊपर जो है ना गंदम की काश्त करोगे। ठीक है, टेनेंट ने जमीन भी इसी वजह से ली कि मैंने यहाँ पर गंदम काश्त करनी है, गंदम को कल्टीवेट करना है, लेकिन उसने बाद में क्या किया, उसने वहां पर गन्ने की काश्त कर दी। ठीक है, उसने वहां पर क्या किया, गन्ना उगा दिया। तो इस सूरत में भी क्या हो सकता है, जो लैंडलॉर्ड होगा वो उसको इजेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जमीन उसने और फसल के लिए ली थी, लेकिन उसने वहां पर उगाई और फसल, तो इस सूरत में भी उसको वहां पर इजेक्ट किया जा सकता है। नंबर 3 आपके पास क्या आ जाते हैं, नंबर 3 आ जाता है कि एरियर ऑफ रेंट हैज बीन पास्ड, कि फॉर एग्जाम्पल एक एरियर है, एरियर का आपको ऑलरेडी पता है, हम काफी दफा इसको पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसने रेंट अदा नहीं किया, तो उस सूरत में भी जो लैंडलॉर्ड है उसके पास ये राइट है कि वो आपको इजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 39 में ये 3 बातें याद रखनी है कि एक लैंडलॉर्ड है वो इजेक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो इजेक्ट वो किस तरह से करेगा, 3 तरीकों से करेगा। नंबर 1 ये कि अगर उसकी लैंड को अनफिट पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। नंबर 2 ये कि जिस फसल की कल्टीवेट की बात हुई थी उसके अलावा किसान ने कोई और फसल कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, तो उस सूरत में भी उसको किया जा सकता है। और नंबर 3 कि अगर किसान जो है वो एरियर ऑफ रेंट है, तो उस सूरत में भी आप उसको क्या कर सकते हैं, इजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 40। ठीक है, सेक्शन 40 के अंदर बात की गई है ग्राउंड ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ टेनिट फॉर फिक्स्ड टर्म। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इजेक्टमेंट जब आप लोगों की फिक्स टाइम है। ठीक है, किस तरह से, एग्जांपल से समझाती हूँ। लैंडलॉर्ड है, ठीक है, और टेनिट है, एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनिट है, उन दोनों के दरमियान टाइम पीरियड फिक्स हुआ है कि उसने 5 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर ली हुई है। ये एग्जाम्पल है, मेंशन ना कर दीजिएगा साथ, कि लैंडलॉर्ड है और टेनिट है, उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब लैंडलॉर्ड जो था उसने अपनी जमीन टेनिट को 5 साल के लिए ठेके पर दी है। अब उन दोनों के दरमियान जो फिक्स टर्म हो गई है, ठीक है, कि इतना अरसा जो जमीन है वो उसके पास ही रहनी है। ठीक है, इस सूरत में इजेक्टमेंट कैसे होगी, इस सूरत में एक तो इजेक्टमेंट इस तरह से होगी कि अगर तो आपका 5 साल का टाइम पीरियड मुकम्मल हो गया, ठीक है, तो अब अगर लैंडलॉर्ड चाहे तो वो उस टेनिट को वहां से इजेक्ट कर सकता है। ये तो सिंपल सी बात है, आपको भी समझ आ रही होगी। दूसरी कंडीशन क्या आती है, सेक्शन 39 में जो आपको 3 चीजें बताई थी, ठीक है, अगर उन 3 चीजों में इस 5 साल के दौरान
लैंडलॉर्ड कोई भी चीज देखता है तो वो टाइम पीरियड के फिक्स खत्म होने से पहले ही वो आपको इजेक्ट कर सकता है। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपका 5 साल का पीरियड है, ठीक है। अब जो टेनिट है उसने 1 साल भी रेंट नहीं दिया, फिर दूसरे साल भी नहीं दिया, फिर तीसरे साल भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन आपका जो टाइम पीरियड फिक्स होगा वो 5 साल का है, लेकिन अब जब वो 3 साल से रेंट पे ही नहीं कर रहा तो वहां पर क्या होगा, लैंडलॉर्ड के पास ये राइट आ जाएगा कि वो उसको इजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या इन 5 सालों के दरमियान में ही अंदर ही उसने देख लिया है कि उसकी लैंड को किसी अनफिट पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसमें भी वो क्या कर सकता है, उसको इजेक्ट कर सकता है, चाहे आपका फिक्स पीरियड है। तो यहाँ पर ये बात की गई है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए सेक्शन 41 की तरफ। सेक्शन 41 में कहता है इजेक्टमेंट ऑफ टेनिट फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि ईयर टू ईयर इजेक्टमेंट कैसे होगी टेनिट की, ठीक है, ईयर टू ईयर। अब ये भी आपको पता है, मजीद बता देती हूँ। मतलब कि जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपका अगर एग्रीकल्चर ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये किस तरह से होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अली से जमीन ली है, लेकिन अली और मेरे दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मेरे पास ऑक्यूपेंसी का राइट भी नहीं है, ठीक है। तो अब अली चाहे जैसे ही एग्रीकल्चर का साल खत्म होगा, 1 साल खत्म हुआ एग्रीकल्चर का, वो चाहे तो मुझे इजेक्ट कर दे उस जमीन से। क्यों? क्योंकि हमारे दरमियान तो कोई फिक्स पीरियड ही नहीं हुआ, हमारे दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। तो उसकी मर्जी है, बेशक वो मुझे 1 साल बाद वहां से इजेक्ट कर दे, ठीक है। तो जैसे ही एग्रीकल्चर ईयर खत्म होगा वो मुझे वहां से इजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 41 में आपको ये सिंपल सी चीज बताई गई है। मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं कि ये वाला सेक्शन बहुत, जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं बहुत मुश्किल है, ये है वो है। अगर आप समझ के चीजों को पढ़ेंगे ना, तो जो आपने पीछे दो पढ़े हैं, रेवेन्यू एक्ट आपने पढ़ा है और एक्विजिशन, उन दोनों की निस्बत ये वाला इजी है, ठीक है। ये वाला 70% ईजी है उन दोनों की निस्बत। बस बात यह है कि थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ें, चीजें समझ आ जाएंगी। इसी वजह से आपको आज वाला लेक्चर थोड़ा और ज्यादा नोट्स में क्लियरली एक्सप्लेन किया है, चीजों को ज्यादा मेंशन किया है, ताकि जहां पे आपको मुश्किल आ रही है वो आपकी हल हो जाए, ठीक है। फिर भी किसी चीज की समझ नहीं आती, मुझे व्हाट्सअप कर लिया करें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, अब हमने पढ़ा इजेक्टमेंट के बारे में, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है, इजेक्टमेंट जो है उसका प्रोसीजर किस तरह से होता है। अब हमने क्या पढ़ना है सेक्शन 42 से, कि जो इजेक्टमेंट हमने पढ़ी है उसका प्रोसीजर किस तरह से होगा, ठीक है। 42 के अंदर बताते हैं रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कि टेनिट के ऊपर या जो लैंडलॉर्ड है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो इस ऐसे ही नहीं उसको इजेक्ट कर सकता, ठीक है। कैसी नहीं कर सकता, 3 सूरतें हैं। अगर तो कोर्ट की तरफ से कोई डिक्री नहीं आई इजेक्टमेंट की, ठीक है। अगर वो एरियर है, अगर उसने उसके पास ऑक्यूपेंसी का राइट नहीं है, या उसके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इन 3 कंडीशंस के अलावा आप टेनेंट को इजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन 42 में रिस्ट्रिक्शंस बताई गई है। रिस्ट्रिक्शंस में वो क्या कहता है, नंबर 1 कि इजेक्टमेंट के लिए कोर्ट की तरफ से कोई डिक्री पेश नहीं हुई, कोई डिक्री पेश हुई है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे वो कहता है कि वो जो टेनेंट है वो एरियर था और कोर्ट ने उसके खिलाफ डिक्री दे दी है, देन भी क्या हो सकता है, लैंडलॉर्ड उसको इजेक्ट कर सकता है। फिर नंबर 3 कहता है कि वो जो टेनेंट था उसके पास कोई ऑक्यूपेंसी का राइट ही नहीं है, उसका लैंडलॉर्ड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ, तो उस बेस पर भी वो क्या कर सकता है, उसको इजेक्ट कर सकता है। अब इसके लिए मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल एक ये दे देती हूँ, सिंपल सी चीज, आपको पता भी होगा, मोस्टली आपने देखा होगा कि जो दुकानदार होते हैं ना, ये अपनी जो शॉप्स होती हैं वो रेंट पे लेके बैठे होते हैं, ठीक है। अब इनका जो ओनर होता है ना, शॉप का ओनर, वो जब चाहे आके इनको इंजेक्ट कर देते हैं। क्यों? कैसे क्यों इजेक्ट करता है? उसका रीजन ये है कि इन दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ होता। अगर आप उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, अगर आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो फिर आपके पास ऑक्यूपेंसी का राइट आ जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और अली है, ठीक है। अब अली और मैंने क्या किया है, मैंने ना अली से एक शॉप जो है वो रेंट पे लेनी है, ठीक है। अब मैंने उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, मैंने बस बात करके और उससे शॉप ले ली है, ठीक है। अब इसका जब भी दिल करेगा ना, 1 साल बाद 2 साल बाद, ये आके मुझे इजेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, और मेरे पास उस शॉप के ऊपर ऑक्यूपेंसी ऑफ राइट ही नहीं है, ठीक है। अगर तो मैं इससे लिखवा लेती, इससे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेती कि ये जो शॉप है ना, ये 5 साल तक मेरे पास रहेगी, ठीक है, 5 साल तक इसका जो ऑक्यूपेंसी का राइट है वो मेरे पास रहेगा, देन ये आगे मुझे इजेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन अभी ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर, इसके साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो सेक्शन 42 आपको यही बताता है कि इजेक्टमेंट के लिए कुछ, इजेक्टमेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। अगर इजेक्टमेंट के लिए कोर्ट की तरफ से डिक्री आ जाती है, अगर वो रेंट, जैसे मैंने ली है शॉप और मैं रेंट अदा नहीं कर रही, और मेरा तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, और अगर एग्रीमेंट हुआ है उसके बावजूद भी मैं रेंट अदा नहीं कर रही, फिर भी वो बंदा आके मुझे क्या कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है। फिर नंबर 3 पे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया है
कि उसके पास कोई ऑक्यूपेंसी का राइट ही नहीं है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, देन भी आपका जो लैंडलॉर्ड होगा उसके पास ये राइट है कि वो आके आपको क्या कर दे, वहां से इजेक्ट कर दे। ठीक है, इसके अलावा आपको जो आपका लैंडलॉर्ड होगा वो आके इजेक्ट नहीं कर सकता। इन 3 सूरतों के अलावा वो आपको वहां से इजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए सेक्शन 43 के ऊपर। अच्छा, अब सेक्शन 43 से प्रोसीजर आगे हम बिल्कुल एक सीक्वेंस में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे 42 से हमने कहा ना कि प्रोसीजर स्टार्ट होना है, तो 42 में उसने पहले ये बात बता दी है कि आप किन सूरतों में इजेक्ट कर सकते हैं और किन सूरतों में नहीं कर सकते। ठीक है, फिर सेक्शन 43 में कहते हैं कि अब लैंडलॉर्ड है, उसने क्या करना है, एक टेनेंट है, उसको उसने इजेक्ट करना है, अली ने मारिया को इजेक्ट करना है, तो वो कैसे करेगा? उसने क्या करना है, उसने रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। वो जो एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा उसमें अपनी सारी इंटेंशन लिखेगा, उसमें लिखेगा कि अब आप यहाँ पर ना ये फर्ज करें, अपने माइंड में ये बिठा लें जो मैं अभी आपको कहने वाली हूँ, आगे वाले सेक्शन से वो सेम हो जाएगी। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा अगला सेक्शन। 43 में कहता है कि जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, वो गया है, ठीक है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड करें अली। ठीक है, लैंडलॉर्ड गया रेवेन्यू ऑफिसर के पास, उसने कहा है रेवेन्यू ऑफिसर को, उसने एक एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन के अंदर उसने मेंशन किया है कि जो मारिया है ना, उसने मेरे से जो लैंड ली हुई है, उसने इतने अरसे से उसका रेंट नहीं दिया, और मैं चाहता हूँ कि उसको इजेक्ट कर दिया जाए। मैं क्या चाहता हूँ कि उसको इजेक्ट कर दिया जाए। अब एप्लीकेशन पहुंच गई है, ठीक है, बात क्या हो रही है, रेंट नहीं दिया, एग्जाम्पल के थ्रू बात कर रही हूँ। उसके बाद सेक्शन 44 पे आ जाए। अच्छा, सेक्शन 44 में बात की है एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट के खिलाफ एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन रेवेन्यू ऑफिसर के पास जमा हो गई है, रेवेन्यू ऑफिसर ने उसके ऊपर इंक्वायरी की है, इंक्वायरी करने के बाद उसने एक नोटिस तैयार किया और वो नोटिस उसने मारिया को भेज दिया। वो नोटिस उसने क्या किया, मारिया को भेज दिया। ठीक है, टेनिट को भेज दिया। अब उस नोटिस में क्या मेंशन था, उसमें रेवेन्यू ऑफिसर ने मारिया को 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर आके अपना जो रेंट है वो आके पे करो, वरना तुम्हें इजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर वो आके रेंट पे नहीं करती 15 दिन में, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इजेक्ट कर दिया जाएगा। 44 में सिंपल बात है, आई थिंक समझ आ गई होगी। 43 में आपको बताया कि लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन सबमिट कराई रेवेन्यू ऑफिसर को कि फलां बंदा है वो मुझे रेंट पे नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको इजेक्ट कर दिया जाए। 44 में रेवेन्यू ऑफिसर ने उसके ऊपर इंक्वायरी की, देन उसने टेनेंट को एक नोटिस भेजा, उसको उसने 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन में अगर उसने रेंट अदा नहीं किया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, लैंड से इजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 45 पे आ जाए। सेक्शन 45 में बात की गई है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय नोटिस। अब यहाँ पर बात करें ईयर टू ईयर, मैंने आपको पीछे बताया कि आपने किसी टेनेंट को इजेक्ट करना है, ठीक है, ईयर टू ईयर, मतलब कि आपको उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आप उसको अब इजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से करेंगे? एप्लीकेशन रेवेन्यू ऑफिसर के पास पहुंच गई थी, ठीक है, सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद क्या, उसने एक नोटिस तैयार किया, वो नोटिस जो था उसने टेनेंट को भिजवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक उसने बात भी की है, वो कहता है कि शेल नॉट बी सर्व्ड आफ्टर 15 नवंबर इन एग्रीकल्चर ईयर, कि वो जो नोटिस होगा ना वो आप 15 नवंबर के बाद नहीं दे सकते। आपने जो नोटिस टेनेंट को देना है वो आपने 15 नवंबर से पहले पहले देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि एक नोटिस है, वो जो नोटिस है अब वो सबमिट, पहले एप्लीकेशन रेवेन्यू ऑफिसर के पास गई थी, अब जो नोटिस है वो टेनेंट को जाना है, लेकिन वो जो नोटिस है वो आप 15 नवंबर से आपने पहले पहले सबमिट करवाना है, उसके बाद आप नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और बात भी आ जाती है कि जब आपने उसको नोटिस देना है तो आपने फिर उसको ये इन्फॉर्म भी करना है कि तुम 1 महीने से पहले पहले ये जमीन जो है उसको छोड़ के चले जाओ। ठीक है, एप्लीकेशन आई 43 में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ, रेवेन्यू ऑफिसर ने उसके ऊपर इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद उसको कहा अपना रेंट अदा करो। ठीक है, वो हमने वहां पर पढ़ लिया। फिर सेक्शन 45 में कहता है कि ईयर टू ईयर किस तरह से दिया जाएगा, मतलब आप 1 साल बाद ही उसको इजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से करेंगे? एप्लीकेशन रेवेन्यू ऑफिसर को रिसीव हो गई, उसने नोटिस दिया, नोटिस उसने 15 नवंबर तक जो है एग्रीकल्चर ईयर के 15 नवंबर से दे दिया तक। ठीक है, आप उसने क्या किया, उस नोटिस के अंदर उसने टेनेंट को इन्फॉर्म किया कि 1 महीने से पहले पहले जमीन छोड़ के चले जाओ। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप साथ लिख लीजिएगा कि 1 मई से पहले पहले, क्या आपने लिखना है कि 1 मई से पहले पहले जमीन छोड़ के तुमने जानी है। ठीक है, क्या करना है, 1 मई से पहले पहले रेवेन्यू ऑफिसर टेनेंट को जो नोटिस देगा उस नोटिस के अंदर वो मेंशन करेगा कि 1 मई से पहले पहले जमीन छोड़ के चले जाओ, 1 मई से पहले पहले लैंड छोड़ के चले जाओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि टेनेंट कैन कॉन्सेंट हिज लायबिलिटी, कि टेनेंट जो है वो भी वो कह सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पढ़ा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो रेवेन्यू ऑफिसर था,
ठीक है। उसने नोटिस उसको भेज दिया। अब टेनेंट कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ जो नोट आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाई गई है वो ठीक नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसके खिलाफ सूट फायर कर सकते हैं। ठीक है, वो रेवेन्यू कोर्ट के अंदर सूट फायर कर सकते हैं उसके खिलाफ विद इन 2 मंथ। ठीक है, वो दो, जब उसको नोटिस मिले, नोटिस मिलने के 2 माह तक जो टेनेंट होगा वो भी सूट फायर कर सकता है कि भाई मुझे इस जमीन से जो इजेक्ट किया जा रहा है वो नाजायज तरीके से किया जा रहा है, गलत तरीके से किया जा रहा है, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया, मैंने इसका रेंट अदा किया, जो भी। ठीक है, अगर वो सूट दायर नहीं करता, ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफिसर फिर उसको क्या कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है। अगर वो सूट दायर नहीं करता उस टाइम में, तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, इजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर टेनेंट ने सूट दायर किया है, ठीक है, कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट ने टेनेंट के खिलाफ फैसला दिया है, उसने कहा है कि जो लैंडलॉर्ड ने केस किया है वो ठीक है, वो जो बात कर रहा है वो ठीक है, टेनेंट जो बात कर रहा है वो गलत है, देन उसको क्या कर दिया जाएगा, देन भी उसको इजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 45 दोबारा समझा देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 45 में सिंपल बात की गई है कि आपने ईयर टू ईयर कोई बंदा है उसको आप इजेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ईयर टू ईयर कोई बंदा है उसको आप क्या करना चाहते हैं, इजेक्ट करना चाहते हैं। एप्लीकेशन रिसीव होगी, रेवेन्यू ऑफिसर ने जो टेनेंट को नोटिस देना है उसके अंदर उसने मेंशन करना है उस नोटिस के अंदर कि आप जो है आपने 1 मई से पहले पहले इस लैंड को छोड़ के जाना है। ठीक है, अब टेनेंट क्या था, उसके पास भी ये हक है, वो कहता है कि मेरे खिलाफ ये जो सारा कुछ किया जा रहा है मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। तो वो भी कोर्ट के अंदर जाके, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर जाके, सिविल कोर्ट में नहीं, रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है, तो वो भी रेवेन्यू कोर्ट के अंदर जाके क्या कर सकता है, सूट दायर कर सकता है। ठीक है, अगर वो, और सूट दायर करने का टाइम पीरियड उसके पास कितना है ये भी आपने साथ याद रखना है। सूट दायर करने का टाइम पीरियड उसके पास नोटिस के विद इन 2 मंथ, जब नोटिस उसके पास आएगा तो उसके बाद उसके पास 2 माह का टाइम है, उसके अंदर अंदर वो अपना सूट दायर कर सकता है। अगर तो कोर्ट कहता है कि जो इस तरह का केस आया टेनेंट का, टेनेंट ही गलत है, ठीक है, लैंडलॉर्ड ठीक था, वो जो बात कर रहा था वो सच्ची है, देन भी उसको इजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर वो 2 माह के अंदर जो है वो केस दायर नहीं करता, अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाता, सूट फायर नहीं करता, तो उस सूरत में भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये हक होता है, ये राइट होता है कि वो उसको इजेक्ट कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 45 के अंदर ये सिंपल बातें की गई हैं। उसके बाद आगे आ जाए सेक्शन 46 में। सेक्शन 46 में आ गया पावर टू मेक रूल्स, कि ये जो हमने पीछे भी पढ़ा, अभी हम पीछे जितना भी पढ़ के आए हैं वो सारे जो रूल्स बनाएंगे, ठीक है, हमने रिलिंक्विशमेंट पढ़ा, अबंडन पढ़ा, उसके बाद हमने अभी हम इजेक्ट पढ़ रहे हैं, इसके जितने भी रूल्स होंगे ये सारे कौन बनाएगा, ये सारी पावर किसके पास होगी, ये सारी पावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगी। ठीक है, ये सारी पावर किसके पास होगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए सेक्शन 47 के ऊपर। सेक्शन 47 में बात की गई है टाइम फॉर इजेक्टमेंट, के जो इजेक्टमेंट होगी उसका टाइम क्या होगा। उसका टाइम वो होगा कि जो डिक्री और ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आएगा, जो टाइम वो आपको फिक्स करेंगे उसी के मुताबिक इजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो ये भी कहता है कि आप 1 मई से 15 जून, ठीक है, इसके दरमियान आप उसको इजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसकी फसल की कल्टीवेशन का टाइम होता है, तो उस दौरान आप उसको क्या कर सकते हैं, इजेक्ट नहीं कर सकते। इजेक्ट करने का टाइम वही होगा जो कोर्ट आपको डिक्री देगी, जो कोर्ट ऑर्डर आपको पास करेगी उसी के मुताबिक इजेक्ट किया जाएगा। लेकिन 1 मई टू 15 जून के दरमियान आप उसको इजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कल्टीवेशन का टाइम होता है, इसमें क्या होता है कि वो उसने अपनी फसल वगैरह काटनी होती है, वो सारा टाइम होता है, तो इसमें वो इजेक्ट नहीं कर सकता। फिर सेक्शन 48 पे आ जाए। सेक्शन 48 में बात की गई है रिलीफ अगेंस्ट फोर फीचर। ठीक है, कि यहाँ पर वो कुछ फोर फीचर के अगेंस्ट रिलीफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं, फोर फीचर के अगेंस्ट रिलीफ की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी 3 बातें आपको बताई। नंबर 1 ये कि इंजरी काज टू लैंडलॉर्ड, कि अगर तो जो लैंडलॉर्ड है उसको कोई इंजरी हो गई है टेनेंट की वजह से, ठीक है, और कोर्ट जो है वो इससे सेटिस्फाइड है, तो कोर्ट क्या करेगा, वो जो आपका होगा ना टेनेंट, ठीक है, वो उसको कहेगा कि जो तुम्हारी वजह से इंजरी हुई है, ठीक है, लैंडलॉर्ड को, तुम उसकी पेमेंट अदा करोगे। तुम्हारी वजह से जो उसको हुई है, इंजरी हुई है, तुम क्या करोगे, उसको अदा करोगे, रेंट अदा करोगे। ठीक है। नंबर 2 पे कहता है कि कोर्ट में एक्सटेंड द पीरियड, कोर्ट क्या कर सकता है, उस पीरियड को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, कोर्ट की मर्जी है, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर कंपेंसेशन जो है वो पे हो जाता है, ठीक है, जो कंपेंसेशन है वो जो जिस वजह से वो उसको इजेक्ट किया जा रहा था, अगर वो कंपेंसेशन अदा कर दिया जाता है तो फिर टेनेंट को इजेक्ट नहीं किया जाएगा। दोबारा से सेक्शन 48 बता देती हूँ। सेक्शन 48 में बात की गई है रिलीफ अगेंस्ट फोर फीचर। ठीक है, रिलीफ अगेंस्ट फोर फीचर, इसमें वो कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड को टेनेंट की तरफ से कोई इंजरी पेश आ गई है तो कोर्ट जो है वो टेनेंट को ये ऑर्डर दे सकता है
को एक फिक्स टाइम बताएगा कि इस टाइम के अंदर अंदर इसकी जो इंजरी है उसको फिल करो, ठीक है, उसकी जो पेमेंट होगी उसको अदा करो। कोर्ट उस डेट को जो है वो एक्सटेंड भी कर सकता है। फिर उसके बाद कि अगर टेनेंट ने वो कंपनसेशन अदा कर दिया है तो फिर टेनेंट को इजेक्ट भी नहीं किया जाएगा, ठीक है, जहां पर 48 के अंदर ये बात की गई है। उसके बाद 49 पे आ जाए। 49 में बात की गई है कि राइट ऑफ, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, सेक्शन 49 में बात की गई है कि राइट ऑफ इजेक्टेड टेनेंट्स। अब जो टेनेंट जिसको आप इजेक्ट कर रहे हैं उसके पास क्या राइट्स हैं, उसके क्या राइट हैं, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। नंबर 1 ये है कि अनकट क्रॉप और स्टैंडिंग, हो सकता है कि उस जमीन के ऊपर उसकी कोई फसल खड़ी है जिसको उसने अभी तक काटा नहीं है, तो फिर आप उसको इजेक्ट नहीं करेंगे जब तक वो अपनी फसल काट नहीं लेता, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक है, अब जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है कि बेशक फसल खड़ी है लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ से निकालना है, और इसी दौरान में क्या हो गया, दोनों की लड़ाई हो गई है, तो फिर क्या होगा, जो टेनेंट होगा, या तो वो उसको, जो उसने उस जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है, या तो वो उसकी पेमेंट अदा कर देगा, या फिर ये होगा कि जो लैंडलॉर्ड होगा उसकी जो फसल खड़ी होगी वो फिर उस फसल के पैसे दे देगा कि भाई ये लो अपनी फसल के पैसे पकड़ो और यहाँ से चलता बनो, ठीक है। फिर नंबर 3 ये हो जाती है, नंबर 3 राइट ये है इजेक्टेड टेनेंट का कि उसने अभी तक अपनी लैंड प्रीपेयर जो है वो लैंड प्रीपेयर कर ली है लेकिन उसने उसके ऊपर कोई फसल काश्त नहीं की। जब उसने लैंड प्रीपेयर किया तो जाहिर सी बात है उसका खर्चा तो हुआ है। अब जो लैंडलॉर्ड है वो उसको इजेक्ट करना चाहता है तो लैंडलॉर्ड उसको वो जो जमीन उसने तैयार किया उसके पैसे देगा। अगर उसके लिए उसने कुछ लोग रखे थे, उन लोगों के जरिए काम करवाया, तो उन लोगों के पैसे भी लैंडलॉर्ड देगा, उसके बाद टेनेंट को इजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 49 में सिंपल बताया गया है कि कोई भी टेनेंट है अगर वो इजेक्ट हो रहा है तो उसके राइट क्या है। उसके राइट ये है कि अगर उसकी फसल खड़ी है, उसने फसल अभी तक नहीं काटी, तो उसको आप इजेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो अपनी फसल काट नहीं लेता। दूसरी बात ये कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसमें फिर 2 कंडीशन आती हैं, या तो टेनेंट जो है वो लैंड के पैसे दे दे, ठीक है। तो दूसरी बात ये आ जाती है कि फिर भी अगर वो जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है कि नहीं मैंने इसको निकालना है, तो फिर जो उसकी फसल खड़ी होगी, फिर वो लैंडलॉर्ड उस फसल के पैसे देगा, और पैसे देने के बाद टेनेंट को कहेगा अब तुम जाओ, इस फसल के पैसे ले लो, अब ये फसल मेरी हो गई, तुम जाओ, ठीक है। और नंबर 3 पे ये उसका राइट आ जाता है कि अगर उसने ज़मीन को तैयार कर लिया है, अब जब उसने ज़मीन को प्रिपेयर किया है किसी कोई फसल उगाने के लिए, तो ज़ाहिर बात है उसका खर्चा हुआ है, देन भी आप उसको इजेक्ट नहीं करेंगे तब तक जब तक लैंडलॉर्ड उसको उसके पैसे नहीं देगा। जो उसने उस ज़मीन पर खर्चा किया वो उसको पैसे देगा, उसके बाद वो इजेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 50 के ऊपर। सेक्शन 50 में बात की गई है रिलीफ फॉर रोंगफुल डिस्पोजेशन और इजेक्टमेंट। अब इसके अंदर बात की गई है रिलीफ फॉर रोंगफुल डिस्पोजेशन, ठीक है। रोंगफुल डिस्पोजेशन मतलब कि जो डिस्पोजेशन था वो रोंगफुल था, या जो इजेक्टमेंट की गई वो गलत तरीके से की गई, ठीक है। जो आपने जो उसके ऊपर डिस्पोजेशन लिया गया वो गलत तरीके से लिया गया, या जो इजेक्टमेंट की गई वो गलत तरीके से ली गई, ठीक है। इसमें कहता है कि जो टेनेंट है उसने गलत तरीके से जो है वो उसके ऊपर जमीन के ऊपर वो डिस्पोजेस्ड होके हो गया, ठीक है, विदाउट द कंसेंट हिज टेनेंसी। मतलब कैसे कि उसने उसकी कंसेंट टेनेंसी की जो कंसेंट था ना उसके बगैर ही उसको वहां से डिस्पोजेस कर दिया गया, ठीक है। तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम डिस्पोजेशन, तो उसके पास 1 साल का टाइम होता है, ठीक है, कि वो रेवेन्यू कोर्ट के अंदर सूट फायर कर सकता है, ठीक है। और उसमें वो दो फिर उसके ऊपर कंडीशन आती हैं। एक ये कि वो अपने जो पोजीशन होगा उसकी रिकवरी ले सकता है, दूसरा वो कंपेंसेशन ले सकता है, ठीक है। 50 के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, टाइम अप होने वाला है, तो यहाँ पर आप समझ लें, यहाँ पर उसने बात की है कि 50 के अंदर की रिलीफ फॉर रोंगफुल, कि अगर तो आपने उसको डिस्पोज़िशन किया है गलत तरीके से, तो उसके पास फिर ये हक है कि वो 1 साल तक, ठीक है, 1 साल के अरसे में वो रेवेन्यू, यहाँ पर आपने, मैं बार-बार कह रही हूँ सिविल कोर्ट नहीं, रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है, कि रेवेन्यू कोर्ट के अंदर उसके पास ये टाइम है कि वो रेवेन्यू कोर्ट के अंदर 1 साल तक जो है वो कोर्ट केस फायर कर सकता है। वो ये कह सकता है, उसमें भी उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो कहे कि मुझे वापस मेरा पोज़ीशन दिया जाए, या फिर वो कह सकता है कि मुझे कंपेंसेशन दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर 50 में सिंपल बात की गई, अगर गलत तरीके से ले लिया है आपने, तो फिर आपने उसको क्या करना है, वो जो टेनेंट होगा वो 1 साल के अंदर-अंदर रेवेन्यू कोर्ट में केस दायर करेगा, और उसके अंदर वो 2 काम करवा सकता है, या तो वो वापस ले सकता है अपना पोज़ीशन, वो कहता है कि मुझे मेरा कब्ज़ा वापस दिया जाए, या फिर वो कंपेंसेशन ले सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 50 तक ये था। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई हो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगेन कह रही हूँ और लास्ट टाइम कह रही हूँ, अगर इस लेक्चर के बाद भी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो इससे आगे वाले लेक्चर में जो है वो नहीं शेयर करूँगी आपके साथ। ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।